अच्छा, साइंस है ये। और क्लास 10th में हमने 1 से लेकर चैप्टर 5 तक केमिस्ट्री वाला पार्ट सारा कवर कर दिया है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। अब करते हैं चैप्टर 6 जो कि बायोलॉजी है। ठीक है, तो चैप्टर 6 की शुरुआत होती है लाइफ प्रोसेसेस से। और हम यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो देखो, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, कोई ज़िंदा है या कोई नहीं है, कैसे बता सकते हैं। अब आप बोलोगे इंसान चल रहा है या कुत्ते भौंक रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि हाँ चलो ज़िंदा है। मगर क्या होगा जब इंसान सो जाए तब? क्या सोया हुआ इंसान भी ज़िंदा है? हाँ है। कैसे पता चलता है? देखो, इसमें यही सब लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही, जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है वही बोल रहा हूँ। जो इंसान सोया हुआ है उसका कैसे पता चलता है कि वो ज़िंदा है? क्योंकि उसकी सांसें चल रही हैं, है ना, वो सांस ले पा रहा है, इस वजह से वो ज़िंदा है। ठीक है, अब बताओ पौधा कैसे ज़िंदा है फिर? हम तो देख नहीं पाते यार कि एक पेड़ या पौधे जो है वो सांस ले रहे हैं। तो पता चलता है कि वो उसका ग्रोथ हो रही है ना। पौधा छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया, इसका मतलब वो ज़िंदा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे परिमाण हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक बेसिस पे कि ये इंसान ज़िंदा है ना, अगर वो चल फिर पा रहे तो ज़िंदा है, ऐसा हम एक बेसिस पे नहीं कह सकते। तो लाइफ प्रोसेस होने के बहुत सारे कारण हैं। और मेजर जब हम देखा जाएगा कि ऐसा होता क्यों है, मतलब इंसान ज़िंदा किस वजह से है, तो उसका कारण है, अगर हम बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल लिखा है ना यहाँ पे, मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू नेकेड आई, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर। ये बात समझ लेना, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं जिस वजह से हम, जब देखो, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना, तो आगे जाके बड़ा इंसान बनता है, मतलब पूरा इंसान जो है वो अलाइव रहता है, ज़िंदा रहता है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं यही सब कि वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। दे हैव टिश्यू, है ना, टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल के भी अंदर फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सब इतने छोटे से शुरू होता है। बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer alive. ठीक है, यानी इस तरह से हमारा नेचर बन रखा है कि इंसान जो है, इंसान तो फ़िलहाल एक टाइप का एनिमल है ना, तो एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी जो है वो ख़त्म होने पे आती है। ठीक है, तो हमारे अंदर एक ऐसा फीचर बना है जिससे हमारे सेल जो हैं रिपेयर होते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ हैं रिपेयर होते हैं और मेंटेन होते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी ख़राब हो जाती है, नई नई गाड़ी होती है तो चलती है बहुत दिनों तक, और उसके बाद ख़राब हो जाती है, धीरे धीरे और ख़राब होने शुरू हो जाती है, तो उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं। तो इसी हिसाब से हमारे नेचर ने हमें खुद अपने अंदर मेंटेनेंस का सिस्टम दे रखा है। ठीक है, हम ज़्यादा थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं कि हम एनर्जी रिगेन कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और बात शुरू होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस से। जैसा कि चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेसेस है, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। ठीक है, अभी मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, मगर मुझे नहीं पता चल रहा मेरे पेट के अंदर क्या हो रहा है, मेरे दिमाग के अंदर क्या हो रहा है ना। तो इस तरह से मेंटेनेंस हो रही है मेरे बॉडी की। अभी भी जैसे मैं नीचे से छत में आया, तो छत में चलते चलते मेरी सांस फूल गई या फिर मैं एनर्जी लॉस हुई, है ना, वो सब मेंटेन होके अब देखो रेस्ट पे हूँ मैं, तो कम एनर्जी यूज़ हो रही है ना, बोल रहा हूँ तो थोड़ी एनर्जी लग रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हर एक फंक्शन काउंट होता है। ठीक है, इवन इफ़ वी, अगर हम सिर्फ सो भी रहे होंगे ना, तब भी लाइफ प्रोसेस अंदर अंदर चल रहे होंगे जो कि अपना काम कर रहे होंगे मेंटेनेंस का बॉडी में। ठीक है, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब मेंटेनेंस क्या करते हैं, देखो कोई गाड़ी ठीक करता है तो गाड़ी ठीक करने का भी वो पैसा लेगा, है ना। तो यहाँ पे पैसा तो चलता नहीं, एनर्जी चलती है। तो हमारी बॉडी को ठीक करना, उसके लिए उनको फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए हमारे शरीर को, है ना। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? बाहर से आएगी।
So the process of transfer of source of energy from outside to the body of organism, which we call food, to inside, a process we commonly call nutrition. ठीक है, तो पहला प्रोसेस हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है, कि खाने को खा लेना, बस इतना सा। कि बाहर खाना कहाँ होता है, बाहर होता है ना। शरीर के बाहर से कोई चीज़ को उठाना जनरली खाना होता है, वो उस खाने को खा लेना, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। दिस इफ़ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, जैसे कि बॉडी का साइज़ बढ़ता है, या कोई जो जिम जाते हैं तो वो अलग से प्रोटीन लेते हैं, है ना। तो जिस तरह से बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, इफ़ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो, द एडिशनल रॉ मटेरियल नीडेड। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स और आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। ठीक है, हमने चैप्टर कौन से चैप्टर में पढ़ा था, 4 या 5, है ना। तो कार्बन के बारे में पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है कार्बन से बनी है, तो हमारी बॉडी को कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स ही चाहिए होते हैं। तो होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें पहले से होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का भी अलग अलग खाने का तरीका होता है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इन्वायरमेंट का कंट्रोल तो है नहीं हम पे कि हम जब चाहें तब ठंड हो जाए तब गर्मी हो जाए, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि हम सर्दियों में क्या खाते हैं ज़्यादा, जिससे कि गर्मी रहे अंदर शरीर के, है ना, ऐसी चीज़ें खाते हैं। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। अब तुमने चने खाए, ठीक है, अब चने से थोड़ी एनर्जी मिलेगी। चने के अंदर जो होगा, मतलब एक तरह से चने को चपा के उसके अंदर से जो हमें मिलेगा, जो उसका मॉलिक्यूलर पार्ट होगा, वहाँ से एनर्जी आएगी, है ना। तो उसको भी ब्रोक डाउन होना पड़ेगा, उसको भी टूटना पड़ेगा। As well as to the kind of molecules that body needs to grow. For this a series of chemical reaction in body is necessary. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमें बिना बताए होते हैं। ठीक है, वरना हम क्या दिमाग लगाएंगे इसमें कि कौन सा खाना पचेगा कौन सा नहीं, है ना। तो वो ऑटोमेटिक है हमारे में। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग reactions are some of the most organism use oxygen source for from outside the body। ठीक है, तो क्या होता है, अब कुछ रिएक्शन हो रही है तो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो होगी। ठीक है, किसी को ऑक्सीजन चाहिए होता है तो हमारे शरीर के अंदर से मिल जाता है। वैसे किसी को नहीं, सभी सभी को चाहिए होता है। ठीक है, अभी अब आगे देखोगे कि सभी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तभी हम जिंदा रह पाते हैं, है ना। तो फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड फॉर सेल्यूलर नीड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी तक हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, अब रेस्पिरेशन सुन लिया। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर से लेना और शरीर को दे देना, जिससे कि फूड का ब्रेक डाउन हो सके सेल्यूलर लेवल पे। सेल्यूलर लेवल पे यानी हर एक सेल को मिल पाए वो। तो बात आ जाती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की। ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन्स टू टेक इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर मान लो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जब भी मैं बोलता हूँ किसकी याद आती है, अमीबा की, है ना। सारा काम जो होता है वो एक ही में हो जाता है, क्योंकि उसका जो सिंगल सेल्ड है ना, उसके आसपास मतलब एक तरह से बॉडी जो है वो पूरी इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, पूरा सरफेस। तो बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड बॉडी साइज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। धीरे धीरे साइज कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट में तो हो नहीं पाएगी। अब हमारा शरीर है, तो हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, या फिर जो हमारे एक काम कर, जैसे कि बॉडी के सेल्स हैं, तो वो तो ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं है, या वो डायरेक्टली कांटेक्ट में तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो डिफ्यूजन से नहीं हो पाएगा। डिफ्यूजन पता है आपको क्या होता है ना, कि जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन लेने से सेल में डिफ्यूज़ हो जाएगा,
ठीक है, उसमें चला जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेसिफाइड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, अब हर बॉडी पार्ट का एक अलग ही फंक्शन होता है, तो उसमें वो स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, वी हैव फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और हमें पता है हर एक टिश्यू का क्या काम है। इफ it is not therefore not surprising that uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue। तो अब फूड और ऑक्सीजन का अपटेक भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू करेगा। मगर यहाँ पे एक दिक्कत है, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड दैम। ठीक है, वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड दैम, दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द कैरिंग ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब समझ रहे हो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत असल में कोई नहीं है, बस आपको पता नहीं है, इसलिए इन्होंने बोला है कि हमारे पास खाना और फूड और ऑक्सीजन तो है। ठीक है, फूड और ऑक्सीजन तो है हमारे पास, बस अब क्या करना है, उसको कैसे भी करके हमारे शरीर में डलवाना है। ठीक है, मतलब सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी में मिल पाए। अब ये कैसे होगा? देखो, एक पार्ट तक तो ठीक है, मगर बॉडी के हर पार्ट को चाहिए फूड और ऑक्सीजन, है ना? तो इसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होगा। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड बी हार्मफुल। जब केमिकल रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की एनर्जी जनरेशन में, तो जो बाय प्रोडक्ट उनको कहते हैं जो किसी काम के नहीं होते। ठीक है, जैसे तुम प्लास्टिक को जला देते हो, सोचते हो कि प्लास्टिक जो है जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, है ना? मगर जलाने की वजह से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो तो एक तो बाय प्रोडक्ट है ना, कि किसी काम के नहीं है, साथ ही साथ हार्मफुल भी हैं। तो वही चीज़ हमारे शरीर में भी होता है, कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड। अब इसको हमारे बॉडी से निकलवाना भी है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सक्रीशन। ठीक है, ध्यान देना। तो हम खाना तो खाते हैं, है ना, मगर काम की चीज़ें हमारे पेट में रहती हैं, इसलिए कहते हैं कचड़ा वचड़ा हम नहीं खाना चाहिए, है ना? तो जितना कम खाएंगे, जितना अच्छा खाएंगे, उतना हमारे शरीर को लगेगा। अगेन, इफ द बेसिक रूल ऑफ फॉर बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर आर फॉलोड, a specialized tissue for excretion will be developed, which means the transportation system will need to be transport waste away from the cells to excretion body। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा कुछ है कि तुम्हारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो हर जगह ऑक्सीजन पहुंचा देगा। ठीक है, फिर तुम्हारे शरीर को वेस्ट मटेरियल बाई प्रोडक्ट्स को हटाना है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन, देखो तुम्हारे कंधे पे मान लो जो सेल्स हैं, ठीक है, उस सेल को तुम्हें वेस्ट प्रोडक्ट में, मतलब उस सेल से कोई वेस्ट निकलेगा, अब वहाँ से हमें अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुँचाना है। कैसे पहुँचाएंगे? तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, वो करता है काम, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी टिश्यू तक पहुँचाना पड़ता है, जो कि इन सब वेस्ट बाय प्रोडक्ट को देखते हैं। जैसे क्या होता है, एमसीडी वाले कूड़ा इकट्ठा करते हैं, है ना, तो जगह जगह कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वैसे ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है। लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। ठीक है, तो ये सारे क्या है प्रोसेसेस, हमारे जीवन को चलाने में बहुत आवश्यक है ना, इसलिए ये सारे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो शुरुआत हुई थी हमारी न्यूट्रिशन से, है ना, तो न्यूट्रिशन देख लेते क्या होता है, फिर धीरे धीरे बाकी के भी समझेंगे। ठीक है, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल, वी आर using up energy even when we are not doing any apparent activity. Energy is needed to maintain a state of order in our body. Energy तो चाहिए होती है कुछ भी करो। We also need materials from the outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में चाहिए होगी। अगर तुम्हारे
शरीर मेंटेन्ड है ना, तभी तुम्हारी ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और इवन एनर्जी कंजर्व भी रहती है कि इमरजेंसी में काम है ना। तो ये सब इनबिल्ट है हमारे अंदर। हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड, तो ये लिविंग थिंग्स जो हैं ये अपना खाना कैसे लेते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, जर्नली तो अगर मॉलिकुलर लेवल पे देखा जाए तो सबको एक ही चीज़ चाहिए, मतलब लगभग एक ही चीज़ चाहिए, मगर खाने के तरीके अलग अलग हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड, ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो इनको कैसे चाहिए, प्लांट्स को इनऑर्गेनिक सोर्सेज से भी मिल सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो, शायद हमने पहले भी कभी पढ़ा था ये, है ना, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। Other organisms use complex substance. These complex substances have to break down into simpler one before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalyst called enzymes. Thus, the heterotroph survival depend directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animal and fungi. ठीक है, तो देखो हेटेरोट्रॉप्स जो हैं वो ऐसा तो नहीं प्लांट की तरह सादा जीवन जिए, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ खाएंगे, ठीक है, जिसको तोड़ने में टाइम लग जाएगा, जिसके लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ जाएगी जो कि पचा पाएँ उसे, है ना। तो ये सब चीज़ें हम एनिमल्स में, इंसान भी आ जाते हैं, ठीक है। और फंगाई तो आपको पता ही है क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक, कोई नई बात नहीं है, हमें पता है ये बात कि फोटोसिंथेसिस से कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। In this, it is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy. क्या करते हैं इस प्रोसेस में, ऑटोट्रॉफ जो है वो बाहर से एनर्जी लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। देखो, कार्बोहाइड्रेट बना पाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बहुत बड़ी बात है, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होता है। तभी तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस बहुत बहुत ही अच्छा प्रोसेस है एक तरह से, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट भी जो है ना ऑक्सीजन होता है। सोचो, जो इंसान को चाहिए वो इसका बाय प्रोडक्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट, तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से प्लांट्स में एनर्जी मिलेगी। वी हैव स्टडीड हाउ दिस टेक प्लेस इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो देखो, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे प्लांट जो होता है उसको नहीं मिलता खाना, नहीं मिलता पानी, तो उसको जीवन जीने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, है ना। तो आखिरी जमा कुंजी जो बचा के रखता है वो स्टार्च के फॉर्म में होती है, ठीक है, विच इज़ सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, है ना। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए, वैसे ये भी स्टार्च के रूप में खाने को जमा करके रखते हैं, वो भी शरीर के अंदर अंदर। एट a somewhat similar situation is seen in us when some of the energy derived from the food we eat is stored in body in the form of glycogen। तो पूछा जाता है पेपर में, पहले तो मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, कि इंसानों में भी क्या करते हैं, हमारे शरीर भी क्या है, कुछ एनर्जी को तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेके यूज़ कर लेता है, मगर कुछ एनर्जी को संभाल के रखता है, छुपा के रखता है कि जब काम आए, जब ज़रूरत पड़े, जब इंसान भूखा हो तब यूज़ हो जाऊँ, है ना। तो एक तरह से जो लोग व्रत लेते हैं, जो बहुत दिनों तक व्रत लेते हैं, उनमें ग्लाइकोजन काम आ रहा होता है उनके लिए, क्या करें, है ना, वही बचा है। तो पेपर में क्या पूछा जाता है कि भाई प्लांट्स किस तरह से फूड को रिजर्व करते हैं और एनिमल्स किस तरह से। तो आप बोल सकते हो प्लांट जो है वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, वाइल एनिमल्स स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ये देखो कितनी बढ़िया रिएक्शन है, मेरे को सबसे अच्छी रिएक्शन लगती है, क्योंकि देखो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, हर एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है इंसानों के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड ली उन्होंने, जो कि हम इंसान छोड़ते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हार्मफुल भी है कहते हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग करता है, ये सब चीज़ें।
कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, और सिर्फ क्लोरोफिल जो कि नेचर खुद बनाता है, और सनलाइट या कि जो कि सूर्य देवता है ना, वहाँ से देखो कितना बढ़िया बढ़िया बन रहा है। ग्लूकोज बन रहा है आपके लिए ऑक्सीजन बन रहा है। ऑक्सीजन कितनी कमी है ना, ऑक्सीजन बन रहा है, प्योर ऑक्सीजन एकदम। पानी भी बन रहा है। तो देख रहे हो, कोई बाय प्रोडक्ट जो है इसका, वो बाय प्रोडक्ट है ही नहीं, एक तरह से सब काम आ रहा है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब थोड़ा देखते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं, फोटोसिंथेसिस में होता क्या अक्सर, मतलब एक्चुअल में। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहली बात, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या करा, पहले स्टेप में तो क्या करा, एब्जॉर्ब कर दिया लाइट एनर्जी को। दूसरे स्टेप में क्या करा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, ठीक है। जैसे सोलर पैनल होते हैं, है ना, सोलर सेल होते हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ लगता है काम, है ना। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में पहला काम करा, और दूसरा करा इन्होंने, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है ना। ये बहुत अंदर होता है काम, बहुत डीप नॉलेज के बाद पता चलता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया, जो कि इनको चाहिए था। These steps need not take place one after the other immediately. फॉर एग्ज़ाम्पल डेजर्ट प्लांट, अच्छा ज़रूरी नहीं कि एक के बाद एक हो जाएंगे, पहला स्टेप जो है वो होगा फिर दूसरा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल देख लो, डेजर्ट प्लांट टेक अप ऑक्सीजन एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो डे में जो है, जो वो मिली थी इनको एनर्जी, उसका यूज़ करके ये नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं, ठीक है, which is acted upon by the energy absorbed during the day. Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. ठीक है, ये सारे कंपोनेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, जैसे एक बार फिगर देखो, ये इस तरह से हमारे लीफ दिखेगी, ठीक है। कुछ तो आपने क्लास 9th में भी देख लिया होगा जाइलम फिलोएम के बारे में, वास्कुलर बंडल, है ना। वीन्स ऐसे दिखती हैं, देखो वीन्स देखो, लेमिना या लीफ ब्लेड्स को ऐसे दिखाते हैं, मिडरिब होती है बीच में, ये लीफ के पतला सा भाग होता है ना, आपको पता है इसके बारे में। फिर कुछ सेल्स हो जाते हैं, देखो फिलोएम, जाइलम, वास्कुलर बंडल, है ना। तो वैक्सी क्यूटिकल होता है, ये भी हमें पता है। अपर एपिडर्मिस, है ना, ये सब सुना सुना लग रहा है, क्लास 9th में हमने देखा ही था, है ना। क्लोरोप्लास्ट हो गया, एयर स्पेसेस हो गए, फिर एयर स्पेस हो गया, गार्ड सेल हो गए, है ना। ऐसे करके ये सारी चीज़ें होती हैं। You will notice that some cell contain green dots. These green dots are cell organelles, also called chloroplast. ठीक है, तो ग्रीन डॉट जो होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट होती हैं, विच कंटेन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ऐसा नहीं है कि ऊपर रंग छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या एक्टिविटी करेंगे, टेक अ पॉटेड प्लांट with vegetated leaves, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, और ठीक है, मनी प्लांट तो हमने सुना है, कॉटन्स का कुछ पता नहीं। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days, जिससे कि स्टार्च यूज़ हो जाए। देख रहे हो किस तरह से इंसान 3 दिन तक भूखा रहता है तो उसका ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है। 3 दिन तो चलो कम हो गया, एक्सट्रीम सिचुएशन में 10 दिन तक भी इंसान भूखा रह सकता है, ठीक है। अभी मेरे को पक्का नॉलेज नहीं है इसके बारे में। Pluck a leaf from the plant, mark the green area in it and trace them on a sheet of paper, ठीक है। अब ग्रीन एरिया को शीट ऑफ पेपर में ट्रेस कर दिया। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, तो इससे क्या होगा, अब देखो उसके बाद अल्कोहल में डाल दिया, फिर हीट करना है उसको। ये सब इस सब से करने से क्या होगा, देखो उसके बाद नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन फ्यू मिनट्स। तो आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से उसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, स्टार्च जमा हो जाता है ना। आपको पता है स्टार्च में क्या कलर हो जाता है आयोडीन का, समझ में आया। यानी स्टार्च की प्रेजेंस है यहाँ पे जो कि इस तरह से काम कर रही है, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसेस ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। तो देखो किस तरह से कलर जो है
आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो गया, कहीं डार्क हो गया क्योंकि वहाँ स्टार्च कलेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। क्लास 9th में हमने देखा था स्टोमेटा के बारे में, है ना, और विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं ना। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं पोर्स में से कि फोटोसिंथेसिस हो पाए। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हियर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम रूट्स एंड लीव्स एज वेल। ठीक है, ऐसा नहीं है पत्तों से ही होता है, स्टेम रूट्स और इवन लीव्स से, मतलब हर जगह से होता है। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plants close their pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of pores is the function of guard cells. ठीक है, मान लो कि तुमने पोर्स को खोल रखा है और अंदर से पानी लीक हो गया, या पानी सनलाइट की वजह से क्या होगा, वेपर बन जाएगा। तो अंदर से कुछ गैसेस लीक ना हो, ऐसा कुछ ना हो, तो गार्ड सेल अपना काम शुरू करता है। गार्ड सेल क्या करता है, स्वेल हो जाता है व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। ठीक है, तो स्वेल हो जाता है जब पानी उनमें जाता है, कोजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन। सिमिलरली द पोर्स क्लोज विद द गार्ड सेल श्रिंक। गार्ड सेल अगर श्रिंक हो गए तो पोर्स क्लोज हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से दिखेंगे गार्ड सेल आपको। और एक बार देख रहे हो किस तरह से पहले ये बैंड हो रखे थे और बीच में श्रिंक हो गए, इसका मतलब पोर्स क्लोज हो गए, है ना, गैसेस एक्सचेंज रुक गया। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो गार्ड सेल के हाथ में होता है। पूछा जा सकता है स्टोमेटा का काम बताओ, ये गार्ड सेल्स का काम बताओ। फिर आ जाता है ये टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स। तो देखो यहाँ पे वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर। ठीक है, तो एक के अंदर खाली है, कुछ नहीं है, दूसरे के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो हो क्या रहा है, दो हेल्दी प्लांट्स लिए हमने, एक डार्क रूम में रख दिया 3 दिन तक अगेन। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट्स। प्लेस वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक साइड में रख दो, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगी ना इसमें, वो चीज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स एज शोन। यूज़ वैसलीन टू सील द बोटल बॉटम ऑफ द जार्स। ठीक है, ऐसा नहीं नीचे से हवा जाती रहे, ऐसा मत करना, वैसलीन से पूरा सील कर देना, एयर टाइट कर देना। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबव 2 hours। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द अबव। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। ठीक है, बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटी परफॉर्म वी कैन डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट द सनलाइट इज़ एसेंशियल। तो यहाँ पे सनलाइट का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, हमने असल में यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड नाम का बाय प्रोडक्ट जो था, या बाय प्रोडक्ट तो नहीं था वो, असल में वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ होके स्टार्च बनने वाला था, हमने बनने ही नहीं दिया, हमने एयर टाइट कर दिया उसको। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से स्टार्च कम बनेगा। बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटी तो हमें ये पता चला। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, किस तरह से मीट करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, बट दे ऑल्सो नीड द अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। ज़रूरी नहीं है बस उनको सिर्फ सनलाइट और ऑक्सीजन, ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। तो पानी जो है वो रूट से आता है, ठीक है, हम जो देते हैं या धरती के अंदर जो होता है। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम भी चाहिए होते हैं। तो नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल फॉर एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। तो प्रोटीन की सिंथेसिस में भी काम आता है। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स, और इट टेक अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है ना। तो ये खेती बाड़ी पे डिपेंड करता है ना, किस खेत में अच्छी फसल होती है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें नाइट्रोजन मिलती है। मगर बाकी क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र डाल देते हैं जिसमें पहले से होती है। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों वे हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, और बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी था इसमें,
मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े जल्दी आने का, वरना ये बच्चे हल्ला मचाते रहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।